रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। तो आज लेकर आया हूं एक बेहद ज़रूरी और आज के समय की सबसे हॉट टॉपिक, यानी कि साइबर सुरक्षा। आजकल हमारा पूरा जीवन इंटरनेट पर है। चैटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और यहाँ तक कि पढ़ाई भी। लेकिन जितनी आसानी से हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही आसानी से साइबर अपराधी हमारी जानकारी चुरा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ साइबर सुरक्षा जो आपको और आपके डेटा को रखेगी सुरक्षित। तो दोस्तों, स्मार्ट बनिए, साइबर स्मार्ट। याद रखिए, इंटरनेट को सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी हमारे साथ हैं आरजे मेधा, जो इस विषय को विस्तार रूप से बताएंगी। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा।
स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। आजकल के डिजिटल युग में इंटरनेट का उपयोग सभी क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो, सरकारी सेवाएं हो या व्यक्तिगत जीवन। इंटरनेट की वजह से दुनिया एक ग्लोबल गांव में बदल गई है, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध ने आज मानवता के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न किए हैं। साइबर क्राइम का तात्पर्य उन अपराधों से है जो इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किए जाते हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय, मानसिक और शारीरिक क्षति हो सकती है। साइबर क्राइम को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार ऐसे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पहला है हैकिंग, जो कि बहुत आम है, आपने सुना भी होगा। यह एक साइबर क्राइम है जिसमें अपराधी किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करता है। इसका उद्देश्य डेटा चुराना, प्रणाली में गड़बड़ करना या उसे नष्ट करना हो सकता है। हैकिंग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि व्हाइट हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग और ग्रे हैट हैकिंग। आइए अब इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाइट हैट हैकिंग ये एथिकल हैकिंग कहलाती है। इसमें वो लोग होते हैं जो किसी सिस्टम, वेबसाइट या नेटवर्क की सुरक्षा को जांचने और उसमें मौजूद खामियों यानी वल्नरेबिलिटीज को सुधारने का काम करते हैं। यह हैकर्स कानूनी रूप से और मालिक की अनुमति से काम करते हैं। बड़ी कंपनियां और सरकारी एजेंसियां इन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त करती है। ये हैकर सिक्योरिटी ऑडिट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर हमलों से बचाव के लिए काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक कंपनी अपने सिस्टम की सुरक्षा को परखने के लिए व्हाइट हैट हैकर को हायर कर सकती है। इसी का ऑपोजिट है ब्लैक हैट हैकिंग, जो कि अनैतिक होता है या अवैध होता है। इसका उद्देश्य डेटा चोरी, बैंक अकाउंट हैक करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या फिरौती मांगना होता है। ये साइबर क्राइम करते हैं जिससे कंपनियों और व्यक्तियों को भारी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, किसी बैंक की वेबसाइट को हैक करके ग्राहकों की निजी जानकारी और पैसे चुराना। इसके बाद आता है ग्रे हैट हैकिंग, बीच का रास्ता जो होता है। ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जो ना तो पूरी तरह से एथिकल होते हैं और ना ही पूरी तरह से अनैतिक।
ये बिना अनुमति के किसी सिस्टम में घुस सकते हैं, लेकिन इनका मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये सिर्फ सिस्टम की खामियों को ढूंढते हैं और कभी कभी कंपनियों को इसके बारे में बता देते हैं, कभी कभी पैसे की भी मांग करते हैं। हालांकि बिना अनुमति से किसी भी सिस्टम में घुसना गैर कानूनी ही होता है, इसलिए ये एथिकल नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए मानिए कोई हैकर फेसबुक में एक सिस्टम बग ढूंढता है और इस कंपनी को रिपोर्ट कर देता है, लेकिन बिना अनुमति के ऐसे करने के कारण यह वाइट हैट हैकिंग नहीं कहलाता। अब चलिए हम साइबर क्राइम का दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है फाइशिंग। फाइशिंग एक प्रकार का धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी ईमेल, संदेश या वेबसाइट के माध्यम से लोगों से उनकी निजी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें बैंक खाता का विवरण, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड आदि की चोरी की जाती है। यह एक बहुत ही आम और खतरनाक साइबर अपराध है। फिर है मैलवेयर। मैलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में इरादतन वायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर डालने के लिए डिजाइन किया जाता है। मैलवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, डेटा चुराता है या उपयोगकर्ता की जानकारी को नष्ट करता है। यह सिस्टम की गति को धीमा करने के साथ साथ उसे अस्थिर भी बना देता है। दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर अपराधों में सबसे खतरनाक प्रकारों में से एक है पहचान की चोरी। इसमें अपराधी किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ये अपराध खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद है DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनायल ऑफ सर्विस। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटरों से एक वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे सर्वर क्रैश हो जाता है और वेबसाइट डाउन हो जाती है। इसे व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन फ्रॉड की, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्जी नौकरी के प्रस्ताव, लॉटरी और अन्य प्रकार के धोखाधड़ी के मामले, जिनमें अपराधी लोगों को पैसे धोखाधड़ी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को मानसिक रूप से परेशान करने या धमकाने का एक तरीका है। यह सोशल मीडिया, चैट रूम या गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर होता है। इस प्रकार के अपराध में पीड़ित व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। साइबर क्राइम के बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। पहला, डिजिटल परिवर्तन। यह स्पष्ट है कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार हुआ है। ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग बढ़ने के कारण अपराधियों के लिए नए तरीके से अपराध करने के अवसर पैदा हुए हैं। कई बार व्यक्ति और कंपनियां अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतती। कमजोर पासवर्ड, अपर्याप्त एन्क्रिप्शन और सॉफ्टवेयर अपडेट ना करने की वजह से साइबर अपराधियों को आसानी से अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग साइबर क्राइम के लिए एक बड़ा कारण बन गया है। लोग अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं और इससे अपराधियों को जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। साइबर बुलिंग, फर्जी प्रोफाइल और पहचान की चोरी जैसे अपराध सोशल मीडिया पर बढ़े हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के पास नए नए टूल्स और तकनीकें आ रहे हैं, जिनका उपयोग वे अपने अपराधों को अंजाम देने में करते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी की जटिलता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है,
वैसे वैसे साइबर अपराधियों के पास नए नए टूल्स और तकनीकें आ रहे हैं, जिनका उपयोग वे अपने अपराधों को अंजाम देने में करते हैं। इसके बाद वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट के माध्यम से अब पूरी दुनिया एक नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिससे साइबर अपराध भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं। फिर है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट के माध्यम से अब पूरी दुनिया एक नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिससे साइबर अपराध भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं। इसके चलते साइबर अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना और भी कठिन हो गया है। यह था साइबर क्राइम पर एक हिस्सा, एक पहलू जिसमें हम जाने इसकी मीनिंग के बारे में, इसके प्रकार के बारे में और इसके रीजंस के बारे में। अब आइए देखते हैं हम इसके प्रभाव, रोकथाम के उपाय और भारत में इसके कानूनी पहलू। साइबर क्राइम के प्रभाव बहुत गहरे होते हैं और ये ना केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। साइबर क्राइम से सबसे बड़ा प्रभाव वित्तीय क्षेत्र पर पड़ता है। हैकिंग, फाइशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों और कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। बैंक अकाउंट से पैसे की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन खरीदारी से धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है। विशेष रूप से व्यापारिक संगठन साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं, जिनसे उनकी संपत्ति और ब्रांड इमेज को क्षति पहुंचती है। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पीड़ित व्यक्तियों में आत्महत्या का विचार, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग इस प्रकार के अपराधों का शिकार होता है, जिससे उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइबर क्राइम समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का प्रचार, अफवाहें फैलाना और हेट स्पीच जैसी समस्याएं समाज को खंडित करती है। इस प्रकार के अपराधों से समाज में भ्रम और घृणा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे सामूहिक जीवन में अशांति हो सकती है। साइबर हमले केवल व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्तर पर नहीं होते, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। साइबर आतंकवाद, सरकारी डेटा की चोरी और बुनियादी ढांचे पर हमले जैसे मामले राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी देश के परमाणु प्रतिष्ठान या सैन्य प्रणाली पर साइबर हमले होते हैं, तो इससे बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। साइबर क्राइम के कारण कानूनी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। कई मामलों में पीड़ित व्यक्ति या संगठन को न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयां आती है, क्योंकि साइबर अपराध अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सकते हैं और अपराधी छिपे होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उत्पीड़न और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी से जुड़ी समस्याएं कानूनी दृष्टिकोण से भी जटिल हो सकती है। अब साइबर क्राइम से बचने के लिए कई प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। इससे हम बच सकते हैं। सरकार, संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर सभी को मिलकर इस पर नियंत्रण पाना चाहिए। आइए कुछ उपायों को देखते हैं। पहला जो सबसे बेसिक है वह है पासवर्ड सुरक्षा। लोगों को मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए जो अनुमानित ना हो। पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए। इसके अलावा पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना चाहिए और इसे अन्य लोगों से साझा नहीं करना चाहिए।
इसके बाद आता है 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करने से अकाउंट की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। इसमें यूजर को अपना पासवर्ड डालने के बाद एक अतिरिक्त कोड जो मोबाइल पर भेजा जाता है डालना पड़ता है। इस प्रकार से साइबर अपराधियों के लिए अकाउंट में अनियंत्रित प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और एंटीवायरस प्रोग्राम्स का उपयोग करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में मौजूद किसी भी सुरक्षा खामी की तुरंत ठीक किया जाए और मैलवेयर एवं वायरस से बचा जाए। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहना चाहिए। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी जैसे बैंकिंग विवरण साझा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें क्योंकि ये फाइशिंग हमलों के कारण बन सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करते समय केवल आधिकारिक और प्रमाणित वेबसाइटों का ही उपयोग करें। वेबसाइट के URL को ध्यान से देखें और यह सुनिश्चित करें कि वह HTTPS प्रोटोकॉल का पालन करती हो जो सुरक्षा की गारंटी देता है। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरों के बीच साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी का भविष्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर सुरक्षा के उपायों में लगातार सुधार और विकास की आवश्यकता है ताकि हम इन अपराधों का मुकाबला कर सकें। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि साइबर अपराध सीमाओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर पर फैल सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग भविष्य में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा व्यापक होगी। इसके उपयोग बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में। इन तकनीकों का उपयोग साइबर अपराधियों के हमलों की पहचान और बचाव के लिए किया जाएगा। AI और ML की मदद से सिस्टम अपने आप साइबर हमलों की पहचान कर सकती है और इनसे निपटने के लिए स्वचालित तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। उदाहरण के लिए AI आधारित सॉफ्टवेयर हैकिंग प्रयासों, मैलवेयर और वायरस को समय रहते पहचान सकती है और उसे सिस्टम से हटा भी सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल डेटा की सुरक्षा और ट्रांजैक्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन की डिस्ट्रीब्यूटेड और अपरिवर्तनीय प्रकृति इसे डेटा चोरी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बना सकती है। आजकल अधिकांश डेटा क्लाउड सर्विसेज पर स्टोर किया जाता है। ऐसे में क्लाउड सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाले समय में क्लाउड सिक्योरिटी के क्षेत्र में और अधिक उन्नति की संभावना है जिससे हम डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। मजबूत एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और मॉनिटरिंग तकनीकों का विकास इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा की, तो इसके जरिए अब हम अपने घरेलू उपकरणों को भी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के उपकरणों में सुरक्षा की कमी होती है, जिससे साइबर अपराधी इन उपकरणों का फायदा उठा सकते हैं। भविष्य में IoT उपकरणों की सुरक्षा में सुधार के लिए विशेष तकनीकी उपायों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग को तकनीक में अत्यधिक शक्ति होती है और यह परंपरागत कंप्यूटिंग की तुलना में अधिक तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है।
हालांकि इसका उपयोग साइबर सुरक्षा में नए अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साइबर क्राइम के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपायों पर शोध की आवश्यकता होगी। चूंकि साइबर क्राइम वैश्विक समस्या बन चुकी है, इसलिए इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। साइबर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए एक देश से दूसरे देश में भाग सकते हैं, जिससे राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में देशों के बीच प्रभावी सहयोग और कानूनी ढांचे का होना आवश्यक है। आइए अब हम इस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा को देखते हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न देशों को एकजुट होकर साझा कानूनी ढांचा बनाना चाहिए। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन साइबर अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। हालांकि विभिन्न देशों के साइबर सुरक्षा कानूनों में अंतर है और इसका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। इसलिए सभी देशों को एक समन्वित प्रयास करना होगा, जिससे साइबर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलवाने में आसानी होगी। इसके बाद आता है सीमा पार डेटा प्रवाह, यानी क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। साइबर अपराधी अक्सर एक देश के भीतर से दूसरे देश में डेटा चुराते हैं। सीमा पार डेटा प्रवाह की समस्या से निपटने के लिए देशों को साझा नियमों और प्रोटोकॉल को लागू करना चाहिए। इसका उद्देश्य डेटा को सुरक्षित रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना है। साइबर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। इसको पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दुनिया भर के देशों को एक साथ काम करना चाहिए ताकि साइबर अपराधियों को ठिकाने तक पता चले, ताकि साइबर अपराधियों के ठिकानों का पता चल सके और उन्हें कानून दायरे में लाया जा सके। देशों के बीच सूचना साझा करने और आपसी सहयोग से इस प्रकार के अपराधों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों को नियमित रूप से साइबर सुरक्षा सम्मेलनों का आयोजन कराना चाहिए। इनमें साइबर अपराधों के नए रूप, सुरक्षा उपायों और कानूनी नीतियों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इससे देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और हम एक सशक्त वैश्विक नेटवर्क बना सकेंगे। साइबर क्राइम एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है जो हमारे डिजिटल जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार के अपराधों से बचने के लिए हमें साइबर सुरक्षा के उपायों को समझने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर इस मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इस बढ़ती समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जरूरी है कि हम अपनी डिजिटल गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाएं और इंटरनेट का उपयोग करते समय सतर्क रहें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए केवल कानूनी कदम ही नहीं, बल्कि समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयास के साथ ही खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया में और अधिक उलझते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। साइबर क्राइम का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि राष्ट्र सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर साल साइबर क्राइम से लगभग $600 बिलियन, लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 में से 6 लोग साइबर अपराधों का शिकार होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हर दिन 16,000 से अधिक साइबर अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 35% लोग फिशिंग, हैकिंग और डेटा चोरी जैसे साइबर अपराधों का शिकार हुए हैं। साइबर अपराधी को यह बढ़ती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बना दी है और इसने सरकारों और संगठनों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती है। यह कथन है कावेरी के, जो कि एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। उनका कहना है, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे साइबर अपराधियों के लिए नए मौके बन रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साइबर सुरक्षा के उपायों को गंभीरता से अपनाएं और साइबर अपराधों के प्रभावों से बचने के लिए तकनीकी समाधानों को तेजी से अपनाएं। अगर हम कुछ साइबर क्राइम के डेटा सिस्टम को देखें, यानी केस स्टडीज को, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। 2017 में अमेरिकी भुगतान प्रणाली कंपनी यानी अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक बड़ा साइबर हमला झेला। इसमें अपराधियों ने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी और क्रेडिट कार्ड डेटा चुराया। इस हमले में कंपनी को $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ। यह केस साइबर क्राइम के गंभीर प्रभावों को दिखाती है, खासकर जब व्यापार और व्यक्तिगत डेटा को चोरी किया जाता है। 2016 में बांग्लादेश बैंक से $1 बिलियन की चोरी हुई थी। अपराधियों ने स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से बैंक से पैसे चुराए थे। इस मामले में साइबर अपराधियों ने दुनिया भर के कई देशों में बैंक खातों में धन ट्रांसफर किया था। हालांकि इस मामले का खुलासा हुआ और कुछ धन वापस भी हुए, फिर भी यह एक उदाहरण है कि कैसे साइबर अपराधियों ने बड़े पैमाने पर वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में सेंध लगाए हैं। 2019 में एक भारतीय स्कूल छात्रा को सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा। उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकियां प्राप्त हुई। यह केस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर होने वाले साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को उजागर करता है। बाद में पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर कार्रवाई की और इसके परिणाम स्वरूप पर साइबर बुलिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। साइबर क्राइम से बचाव के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण कदम है साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता। 2020 में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि भारत में केवल 30% लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सावधान रहते हैं। वहीं 70% लोग ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जागरूकता की कमी साइबर अपराधों के बढ़ने का एक बड़ा कारण बन रही है। इसके लिए लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। यह कानून लागू किया गया है ताकि साइबर अपराधियों को सजा मिल सके। 2018 में भारतीय सरकार ने साइबर क्राइम के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की थी। इससे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने में मदद मिली है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का विकास हो रहा है, जो साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा।
आने वाले वर्षों में एन्क्रिप्शन और डेटा प्रोटेक्शन के लिए नई तकनीकें और उपाय विकसित किए जाएंगे, जो साइबर अपराधियों के लिए नई चुनौतियों को उत्पन्न करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा को नई दिशा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगा। इंटरपोल और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइबर अपराध के खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न देशों को साइबर सुरक्षा कानूनों का पालन करते हुए एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण करना होगा, जिससे साइबर अपराधों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने में मदद मिलेगी। साइबर क्राइम आज के डिजिटल युग में एक गंभीर और बढ़ती समस्या बन चुकी है। इसके नकारात्मक प्रभावों को केवल सख्त कानूनी उपायों और वैश्विक सहयोग से ही कम किया जा सकता है। हम सभी को साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। यदि हम इस दिशा में जागरूकता और तकनीकी उपायों को बढ़ाते हैं, तो हम एक सुरक्षित डिजिटल समाज की स्थापना कर सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ केविन मिटनिक ने कहा था, साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और मानसिक समस्या है। हमें इसे समाज की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। इसीलिए हमें एकजुट होकर साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, अपनी फीडबैक दें कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। चलो। सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। आप संजय कुलकर्णी से बात कर रहे हैं? जी बोलिए। सर, आपने हाल ही में आपके सेविंग अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? अंशुल, तुमने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है? मम्मी की टिकट्स। मम्मी की जी किया है। क्यों? सर, आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है सर। अरे क्यों? सर, आपके सर केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है। तो आपका अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। हाँ पूछिए। सर, आपका पूरा नाम? संजय वसंत कुलकर्णी। सर, डेट ऑफ बर्थ? 12/9/78। सर, आप एक बार अपना एटीएम कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे? एटीएम? चल, मेरा वॉलेट कहाँ? एक मिनट नहीं, लेकिन हेलो, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, 52 12x075। सर, आपका पिन नंबर? होल्ड कीजिए। जी सर। मोबाइल में 15। भाई साहब, किससे बात कर रहे हो आप और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर है। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा। कुछ भी हो जाए, बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, सीवीवी नंबर, ओटीपी, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ
89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की।